इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पुलिस स्टेशन में मुकेश नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके हाथों पैरों को हवलदारों ने पकड़ा हुआ था। प्रांस के हाथ में इंस्पेक्टर का डंडा था जो उसने मुकेश के होठों में फंसाया हुआ था और वो लगातार उस डंडे पर अपना दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से वो डंडा मुकेश के होठों को चीर रहा था। मुकेश के होठों से खून तेजी से बहने लगा था। उसके मुंह के किनारे बुरी तरह से फट चुके थे। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आने को हो गई थी और फिर ऐसे आवाज आई जैसे कोई कपड़ा फटता हो। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो ना दर्द से चिल्ला पा रहा था और ना ही अब अपनी जगह से हिल पा रहा था। हवलदारों ने उसके हाथ पैर छोड़ दिए थे, लेकिन वो फिर भी अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। बस एकदम किसी लाश की तरह पड़ा था। और अब प्रांस की नज़रें सोनू और हनी पर थी। वो सोनू के पास आया और उससे अब एक बार फिर से उन हवलदारों की तरफ देखा तो वो लोग सोनू की तरफ बढ़ गए। सोनू पूछे दीवार की तरफ धंसते हुए बोला, लेकिन मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। ये हनी और मुकेश ही तुम्हारी बीबी के साथ गलत कर रहे थे। मैंने तो इन दोनों को रोका था, ना ही मैंने उसे मारा है और ना ही उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की है। तो तुम मुझे तो छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तुम बेशक से अभी इसी वक्त उनकी जान ले लो। उसकी बात सुनते हुए प्रांस के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट थी। वो अब एक बार फिर से पंजों के बल नीचे ज़मीन पर बैठा और उसने नीचे से सोनू का चेहरा अपने हाथ में पकड़ लिया। सोनू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चिल्ला भी नहीं पाया। वो अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश प्रांस पूरी नहीं होने दे रहा था। और अब प्रांस ने अपनी उंगलियों से उसके गालों पर दबाव बनाते हुए उसके होठों को खोला और फिर प्रांस ने अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे का एक किनारा सोनू के होठों के ऊपर रखा और जैसे ही उसके होठ पूरी तरह से खुले, प्रांस ने ऊपर की तरफ से उस डंडे पर अपना हाथ रखते हुए उसे अंदर की तरफ शॉट मारा और अगले ही पल वो डंडा सोनू के गले को चीरते हुए दीवार को टच करने को हो गया। वो यूं ही दीवार से लगा हुआ अपनी जान गंवा चुका था। प्रांस ने नफरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी हॉस्पिटल को तड़पाया है तुम लोगों ने। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति कभी ना दे। ये बोलकर अब उसने हनी की तरफ देखा। हनी वही इंसान था जिसने पंखुड़ी की पीठ पर बेल्ट से मारा था। इंस्पेक्टर को उसने बता दिया था कि उसने पंखुड़ी को कब कब कहाँ मारा था और इंस्पेक्टर ने ये बात प्रांस को ऑलरेडी मैसेज कर दी थी। प्रांस की आंखों के सामने पंखुड़ी की पीठ पर बने हुए वो निशान घूम रहे थे। अब वो हनी के बिल्कुल पास आकर बैठा तो अगले ही पल उसे गंदी सी स्मेल आई। उसने नीचे की तरफ देखा जहाँ पर काफ़ी सारा पानी फैला हुआ था, लेकिन वो पानी नहीं बल्कि वो डर था जो हनी के अंदर से निकला था। हनी ने अपने हाथ जोड़ लिए। हवलदार तुरंत उनके हाथे पैरों को पकड़ने लगा, लेकिन प्रांस ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और फिर इंस्पेक्टर की बेल्ट की तरफ देखा तो इंस्पेक्टर की भी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी बेल्ट निकाल कर प्रांस को दे दी थी और प्रांस अब उस बेल्ट को अपने हाथ पर गोल गोल घुमा रहा था। वो बेल्ट पूरी लेदर की बनी हुई थी और काफ़ी मजबूत थी। प्रांस को अपने हाथ पर वो बेल्ट लपेटते हुए देख हनी को अब एहसास हो रहा था कि उसने जब पंखुड़ी को मारा होगा तो उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। वो अपना चेहरा नामी हिलाते हुए बोला, प्लीज़ माफ़ कर दो। बेशक से बेल्ट से मार लो, लेकिन जान मत लेना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ। ये बोलते हुए उसने प्रांस के पैरों की तरफ भी देखा। प्रांस बेहद सर्द आवाज में बोला, जान नहीं लूंगा, बस बेल्ट से ही मारूंगा। ये बोलकर उसने चुटकी बजाई तो इंस्पेक्टर के साथ साथ ही वो हवलदार भी बाहर की तरफ जा चुके थे। हनी अब डर से और भी ज़्यादा बुरी तरह कांपने लगा था। सोनू और मुकेश का ये हाल हुआ था तो उसका ना जाने क्या हाल होने वाला था। अब तो प्रांस ने बाकी सब लोगों को बाहर भेज दिया था। अगर वो पागल हो गया तो वहाँ पर कोई उसे रोकने वाला भी नहीं था। प्रांस ने अब उस बेल्ट को एक झटके से खोला और फिर अगले ही पल हनी के ऊपर वार कर दिया तो हनी की दर्द से चीख निकल गई। वो अभी तक बैठा था, लेकिन अब प्रांस के एक वार से ही वो नीचे ज़मीन पर गिर चुका था।
और अब प्रांस ने एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। हर वार पर हनी की दर्द भरी चीख उस सेल में घुस जाती। हनी दर्द से बुरी तरह कांप रहा था, वो बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन प्रांस एक पल भी नहीं रुक रहा था। वो लगातार उस बेल्ट से हनी को मारता रहा और फिर हनी की शर्ट बुरी तरह से फट गई। उसकी पीठ के जख्म साफ नजर आने लगे थे और अभी भी प्रांस रुका नहीं। वो उन जख्मों पर ही लगातार वार करता रहा और फिर धीरे धीरे हनी का चिल्लाना बंद होने लगा। प्रांस ने उसे इतना ज़्यादा दर्द दे दिया था कि वो उस दर्द को अब बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा था। पर शायद अभी भी प्रांस को तसल्ली नहीं हुई थी। उसने उसके एक पैर पर बेल्ट को बांधा और फिर उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले गया। उसने इंस्पेक्टर को इशारा किया तो इंस्पेक्टर और हवलदार अंदर की तरफ गए। उन्होंने मुकेश और सोनू को भी खींचते हुए बाहर की तरफ निकाला और फिर पुलिस की वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन से निकल गए। प्रांस अपनी गाड़ी में बैठा था और तकरीबन 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी, जहां पर इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। उन तीनों में से कोई भी चलने फिरने की हालत में नहीं था, लेकिन बस उनमें कुछ ही सांसें बची थी। प्रांस उन तीनों के सामने आकर खड़ा हुआ और अब उसने इंस्पेक्टर की गन को अपने हाथ में ले लिया और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अगर जान बचाना चाहते हो तो भाग सकते हो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मुकेश और हनी पर थी। उन दोनों की हालत तो नहीं थी भागने वाली, लेकिन वो दोनों किसी कीड़े की तरह ज़मीन पर रेंकने लगे। प्रांस के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने तकरीबन 5-7 मिनट इंतज़ार किया था कि वो लोग थोड़ी दूर जाएं, लेकिन मुश्किल से वो 2-3 कदम ही रेंक पाए और अब प्रांस ने गन को लोड किया और फिर अगले ही पल ट्रिगर दबा दिया। तकरीबन 3-4 गोलियां उसने मुकेश के पैरों पर मारी और एक गोली सीधा हनी के सिर पर आर पार कर दी। उन दोनों के अंदर जो आखिरी सांसें बची थी अब वो भी जा चुकी थी और वो दोनों सोनू की तरह लाश बनकर रह गए थे। इंस्पेक्टर प्रांस की तरफ देखते हुए बोले, बाकी सब अब मैं संभाल लूँगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें, लेकिन मुझे आपसे पूछना था कि वो कल वाली वीडियो। इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही प्रांस के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। इंस्पेक्टर एक बार फिर से बोले, वो कल वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रही थी, उसके बाद मीडिया वाले आपको बहुत परेशान करेंगे। मेरे हिसाब से आपको अपनी वाइफ को लेकर 2-4 दिन के लिए कहीं चले ही जाना चाहिए। ऐसे में वो भी चैन से रहेंगी और आप भी। उनकी बात सुनकर अब प्रांस ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और स्विच ऑन किया। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। अब उसे समझ में आया कि इंस्पेक्टर कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं और ये भी कि पंखुड़ी बार बार किसी दूसरे की बात क्यों कर रही थी। पहले तो उसे रवीना पर सिर्फ शक था, लेकिन अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि रवीना ही रीवा है। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। वो इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अपनी वाइफ के साथ तो मैं बाहर ज़रूर जाऊंगा, लेकिन पहले कुछ और लोगों का हिसाब चुकता करना भी बाकी है। पहले उन्हें देख लूं। ये बोलकर अब वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। इंस्पेक्टर ने हवलदार की तरफ देखा और बोला, इन तीनों की लाशों को गाड़ी में भरो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। ये बोलकर अब वो भी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और उन तीनों की लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं ओबराय मेंशन, जहां पर आजकल रवीना रह रही थी, हालांकि तुषार की वजह से उसने अपनी फेस सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसने जिसका फेस लिया था वो सच में रवीना ओबराय थी, जिसके डैड दुबई में रहते थे और उनकी बेटी कुछ साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। वो तुषार के बिजनेस पार्टनर और उसके डैड के खास दोस्त थे, इसलिए उन्होंने तुषार का इतना साथ दिया था। रवीना आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी किसी ने उसके चेहरे पर कुछ गिराया। रवीना ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। सामने ही प्रांस खड़ा था, जिसके हाथ में कांच का एक गिलास था और उस गिलास में पहले वाइन थी, जो अब सारी रवीना के चेहरे और उसके बदन पर गिरी हुई थी। रवीना शॉक्ड रह गई। वो प्रांस की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, ये सब क्या है? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वाइन आपको तो पसंद है ना ये मिस रवीना, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने सोचा सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग गुड कर दूं, इसलिए आपके लिए वाइन लेकर आया था, लेकिन आप गहरी नींद में थी तो समझ में ही नहीं आया कि अब करूं तो करूं क्या।
और जो समझ में आया वो कर दिया। आप मुझसे नाराज़ हो रही हैं क्या? उसकी बात पर रबीना शॉक्ड थी। उसकी बातें उसके बात करने के लहजे से मैच नहीं हो रही थी। बेशक से वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन खतरनाक भी बेहद लग रहा था और ऊपर से उसके कपड़ों पर खून के दाग थे। वो सब देखते हुए तो रबीना को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांश उसके बिल्कुल करीब होकर बैठा और उसकी पीठ पर अपना हाथ रख कर उसके चेहरे पर झुका और बोला, कल रात की वीडियो देखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने नशे की हालत में कितना बड़ा ब्लेंडर कर दिया। आपको पता है हमारी वो वीडियो वायरल हो चुकी है। शायद किसी बददिमाग ने हमारी वो वीडियो अपने कैमरे में ली हो और उसे वायरल कर दिया हो। आज वो वीडियो देखते ही मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो सब देखकर आपको बुरा ना लग रहा हो। आप पैनिक ना हो रही हो, इसलिए मैं आपको संभालने आया हूँ मिस रवीना, क्योंकि मेरे लिए तो ये रोज़ाना की बात है। मीडिया वाले और बिना दिमाग के लोग मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए तो ये सब कुछ नया होगा ना। आप तो कुछ दिन पहले ही इंडिया में आई हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। उसकी बातों पर रबीना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रांस किसी से ऐसे भी बात कर सकता है। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना मिस्टर राणा? ये बोलते हुए उसने प्रांस के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और प्रांस ने अब उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज़्यादा कस लिया और बोला, क्यों, मैं आपको ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या? रवीना की नज़र तभी सामने विंडो की तरफ गई, जहां पर एक सर्वेंट खड़ी थी। वो अपने फ़ोन में प्रांस और रवीना की वीडियो बना रही थी। शायद तुषार ने ही उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा था। अब वो हल्का सा मुस्कुराई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, आप तो मुझे हमेशा से ही ठीक लगते हो मिस्टर राणा, और आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। आज तक कभी किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की जितनी आपने की है। काश मैं बदले में आपके लिए कुछ कर पाती। प्रांस तुरंत बोला, अभी भी आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं मिस रवीना। रवीना हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। प्रांस की बात पर रवीना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रवीना चौंकते हुए बोली, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? प्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे साथ एक कॉफ़ी डेट पर चल सकती हैं। रवीना अब और भी ज़्यादा दंग रह गई। प्रांस और सामने से उसे कॉफ़ी डेट पर चलने के लिए बोल रहा था। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? प्रांस मुस्कुराते हुए बोला, झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कई दिनों से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। आप तो जानती होंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एक बीबी है मेरी जो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए आजकल दूसरों से प्यार की उम्मीद करने लगा हूँ मैं। अब आप मुझे वो प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन दोस्ती तो दे सकती हैं ना। रीवा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। प्रांस की ये बातें उसे हजम नहीं हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर राणा? आपके लिए तो सामने वाला कुछ भी देने को तैयार हो जाए, बेशक से फिर वो दोस्ती हो या प्यार। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कॉफ़ी डेट पर चलूं तो मैं ज़रूर चलूँगी। अभी तो फ़िलहाल 8 भी नहीं बजे हैं। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम लोग 12 बजे कॉफ़ी डेट पर मिलते हैं। फ्रांस ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, इतना इंतज़ार मैं कैसे करूँगा आपका रीवा जी? रीवा मुस्कुराई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, लेकिन करना तो पड़ेगा ना मिस्टर राणा। फ्रांस ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं, ये इंतज़ार करना तो क्या ही बड़ी चीज़ है। ये बोलकर वो अब अपनी जगह से उठा और फिर अगले ही पल उसने रीवा को फ्लाइंग किस दी। रीवा बेहोश होते होते बची। फ्रांस अब मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। रीवा तुरंत बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने अब फ्रांस का चेहरा घूम रहा था और जिस तरह से फ्रांस ने उसे वो फ्लाइंग किस दी, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस मेंशन से बाहर निकला और आकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। तभी वो सर्वेंट जो रीवा और फ्रांस की वीडियो बना रही थी, वो तुरंत उसके पास आई। उसने अपना फ़ोन फ्रांस की तरफ बढ़ाया तो फ्रांस ने उसके फ़ोन से वो वीडियो ली और अपने फ़ोन में सेव करने के बाद उसके फ़ोन से डिलीट कर दी।
अब उसने अपनी पॉकेट से 500 के कुछ नोट निकाले और फिर उस सर्वेंट की तरफ बढ़ा दिए तो वो सर्वेंट मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं रीवा मैडम से क्या कहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे वो वीडियो बनाते हुए देख लिया था। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना दिमाग तो चलता ही होगा तुम्हारा, और नहीं चलता तो ये जो पैसे दिए हैं उससे बादाम लेकर खा लो, शायद चल जाए। ये बोलकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो सर्वेंट अब सच में सोच में पड़ गई कि वो रीवा को कहेगी क्या। अभी 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि रीवा अपने रूम से बाहर निकली। उसकी नज़रें उस सर्वेंट को ही ढूंढ रही थी। वो सर्वेंट सफाई का काम कर रही थी। सामने कांच की दीवार थी जिससे वो साफ कर रही थी। रीवा उसके पास आई और बोली, तुमने वीडियो तुषार को सेंड कर दी क्या? वो सर्वेंट हैरानी से बोली, कौन सी वीडियो मैडम? रीवा तुरंत बोली, वही वीडियो जो तुम मेरी और प्रांस की बना रही थी। तुम्हें तुषार ने ही वो वीडियो बनाने के लिए कहा होगा ना, तुम मुझे वो वीडियो दो अभी इसी वक्त। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मैडम, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है। आप चाहें तो मेरा फ़ोन चेक कर सकती हैं। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर में टांग रखा फ़ोन रीवा की तरफ बढ़ा दिया। रीवा ने गुस्से से उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया और उसे चेक करने लगी। सच में उसके फ़ोन में कोई वीडियो नहीं थी। रीवा गुस्से से कांपते हुए बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने कोई वीडियो ना बनाई हो। मैंने खुद तुम्हें खिड़की से वीडियो बनाते हुए देखा था। सही सही बताओ मुझे, आखिर तुम्हारे दिमाग में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले वो सर्वेंट गिड़गिड़ाते हुए बोली, अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहती हैं तो बेशक से निकाल दीजिए मैडम, ऐसे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो हमारे बस की बात नहीं है। मेरा तो एक लड़का है जो सारा दिन इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता रहता है। मेरा तो मन करता है उसके फ़ोन को आग लगा दूं। वो रोज़ पिटता है मुझसे। अब आप खुद बताइए कि मैं खुद क्या ही वीडियो बनाऊंगी। उसकी इस बात पर रीवा खामोश हो गई, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुई थी। अगले ही पल उसे प्रांस की काफ़ी डेट याद आ गई तो वो मुंह बनाते हुए बोली, ओके फाइन, जाओ और जल्दी से जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, बदतमीज़ कहीं की। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और उस सर्वेंट के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। बेशक से 2-4 गालियाँ मिली, लेकिन नौकरी तो बच गई थी ना, और साथ में 2 पैसे भी बन गए थे। वो अब मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी बेड पर बैठी थी और इंस्टाग्राम चला रही थी। वो वीडियो जो प्रांस की और रीवा की वायरल हुई थी, आज उसे इंस्टाग्राम पर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक ही उसके व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत व्हाट्सएप खोला। वहाँ पर एक और वीडियो थी जो अभी कुछ देर पहले की वही वीडियो थी जो उस सर्वेंट ने बनाई थी, लेकिन उसे अच्छे से एडिट किया हुआ था। रोमांटिक सा सॉन्ग लगाया हुआ था, फिल्टर लगाए हुए थे और साथ ही साथ हॉट इमेज भी चिपका रखी थी। वो सब देखते हुए पंखुड़ी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। पहली वीडियो देखकर वो फूट फूट कर रोई थी, लेकिन अब दूसरी वीडियो देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। शायद उस वक्त फैमिली में से कोई भी उसके साथ नहीं था तो वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रही थी। लेकिन अब वो बस चुपचाप उस वीडियो को देख रही थी। और तभी रूम का दरवाज़ा खुला और फ्रांस अंदर की तरफ आया। अंदर आते हुए उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। पंखुड़ी ने एक बार फिर से उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में फ्रांस ने जो कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े फिलहाल उसके बदन पर थे। मतलब साफ था कि वीडियो अभी कुछ देर पहले की ही थी। फ्रांस मुस्कुराते हुए ही अंदर की तरफ आया और आकर सीधा बिस्तर पर लेट गया। दूसरी तरफ ही पंखुड़ी अपने घुटने मोड़कर बैठी थी। फ्रांस मुस्कुराते हुए वही गाना गाने लगा जो उस वीडियो में लगाया हुआ था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप। फ्रांस ने अब उसकी तरफ करवट ली और अपने बाजू पर अपना चेहरा टिका कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, खुश कैसे ना दिखाई दूंगा, खुशी की तो बात है। आज कितने दिनों बाद इतनी अच्छी सुबह हुई है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा तन मन खुशियों से झूम रहा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हवा में कुछ म्यूजिक सा चल रहा हो। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से मुस्कुराने लगा था। पंखुड़ी तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, दूसरों के साथ कुछ ज़्यादा ही खुशी महसूस करते हैं आप, इसलिए तो शायद अब अपनों की ज़रूरत महसूस नहीं होती, उनकी याद नहीं आती। प्रिंस तुरंत बोला, मैं किसी की यादों में रोने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं किसी के साथ एंजॉय करने वाला इंसान हूँ।
रोने वाले जो होते हैं वो रोते रह जाते हैं, मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ। पंखुड़ी अब हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सच कह रहे हैं आप, खुद एंजॉय ही करना चाहिए, फिर बेशक से दूसरों को तकलीफ ही क्यों ना हो रही हो। खैर, आपसे वैसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेकिन आज कुछ अलग ही सीख रही हूँ। कुछ ऐसा जो मैं सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आपने सिखा ही दिया। प्रांस ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, क्या बात, कुछ ज़्यादा ही उदास सी लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे अब एक बार फिर से तुम्हारा दिल टूट गया हो? अब तो तुमने मुझसे कोई उम्मीद रखी नहीं होगी। तुम तो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती, तुम तो यहाँ से जाना चाहती थी। मतलब अब तुम्हें मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया तो मेरी तरफ से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ना? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए कुछ सोचा है मैंने। प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। पंखुड़ी अब झट से अपने बिस्तर से उठी। उसे अपने बदन में दर्द सा महसूस सा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठकर क्लोजेट की तरफ आई और उसमें से अपने कपड़े निकाल कर एक सूटकेस में पैक करने लगी। प्रांस हल्का सा बड़बड़ाते हुए बोला, बस एक बार फिर से वही सब शुरू, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया हुआ था। पंखुड़ी अपने कपड़े पैक करने में बिजी थी, इसलिए उसने प्रांस का बड़बड़ाना नहीं सुना। अपने कपड़े पैक कर उसने सूटकेस बंद किया और फिर रूम से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर प्रांस आकर खड़ा हुआ, जो उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। पंखुड़ी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, साइड हटिए यहाँ से, मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। राणा मेंशन में और भी बहुत सारे कमरे हैं, मैं किसी भी कमरे में रह लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना। प्रांस ने अगले ही पल उसके हाथ में पकड़े हुए सूटकेस की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से वो सूटकेस लेकर दूर फेंक दिया। वो सूटकेस बेचारा किसी बॉल की तरह गिरा। वैसे भी कपड़ों के नाम पर उसमें सिर्फ 2 साड़ियाँ थी। प्रांस अब पंखुड़ी के बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, नहीं जाने दूंगा, क्या करोगी? पंखुड़ी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखे और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, जब मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे भी आप ज़बरदस्ती करेंगे ही क्यों? क्योंकि अब तो आपकी हर एक चीज़ दूसरों के साथ ही होती है। फिर वो बेशक से प्यार हो, ज़बरदस्ती हो या फिर कुछ भी हो। मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? प्रांशु उसके चेहरे पर झुका और बोला, मेरी मर्जी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेविल एक्सप्रेशंस थे। पंखुड़ी ने अब उसे थोड़ा जोर से धक्का दिया। अगले ही पल उसकी दर्द से आह निकल गई। प्रांस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो खुद इस हद तक टूटी फूटी पड़ी थी कि जरा सा भी जोर लगाने से उसे दर्द होता था। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले ही टूटी पड़ी हो, अगर कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो मैंने करना शुरू किया तो किसी लायक नहीं रह जाओगी। पंखुड़ी तुरंत बोली, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो मेरी हालत है उससे भी आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है? मुझे यूं छोड़कर आप दूसरों के साथ जाकर कॉफ़ी पीने का सोच रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा बुरा मेरे लिए क्या ही होगा? जाइए, जाकर दूसरों के साथ अपनी काफ़ी एंजॉय कीजिए और मुझे भी यहाँ से जाने दीजिए। ये बोलते हुए अब वो बिना सूटकेस के ही दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगी। प्रांस ने अब एक बार फिर से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे धकेलते हुए पीछे की तरफ लेकर जाने लगा और अब वो सीधा उसे लेकर बिस्तर पर गिरा, लेकिन बेहद आराम से, ताकि पंखुड़ी को कोई भी दर्द ना हो। फिर भी पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई थी और प्रांस पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। उसकी नज़रें पंखुड़ी के लबों पर टिकी हुई थी जो उसने अंदर की तरफ दबा रखे थे, और उसकी आंखें जिनमें मोटे मोटे आंसू थे, और अब वो बिना पंखुड़ी को कोई वार्निंग दिए सीधा उसके चेहरे पर झुका। अगले ही पल पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। कितना वक्त हो गया था उसे प्रांस की तरफ से ऐसी कोई चीज़ फील हुए। एक पल के लिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो, वक्त थम गया हो। उसके हाथ प्रांस के कंधों पर कसे हुए थे। अब तक उसका बदन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन से सारा दर्द छूमंतर हो गया हो। उसे प्रांस के लब अपने लब पर लगातार महसूस हो रहे थे, हालांकि वो उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी।
रिस्पॉन्स वो क्या ही देती, वो तो बस प्रांस को फील करने में लगी हुई थी। और अब प्रांस अपना हाथ उसकी पीठ की तरफ लेकर गया। पंखुड़ी जैसे अब तक ना जाने कौन सी दुनिया में खोई हुई थी, अब वो एकदम से सिहर उठी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और प्रांस ने अब उसको अपनी हसरत भरी निगाहों से देखना शुरू किया। पंखुड़ी भी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। वो तुरंत बोली, क्या करने वाले हैं आप? प्रांस ने उसकी तरफ देखा और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, जो मेरा मन करेगा। पंखुड़ी उसके जवाब पर और भी ज़्यादा शॉक्ड रह गई और अब प्रांस ने उसके गर्दन पर झुकते हुए उन्हें चूमना शुरू कर दिया था। उसके हाथ प्रांस के कंधों पर पूरी तरह से कसे हुए थे। प्रांस अब अपना हाथ धीरे धीरे पंखुड़ी की बैक पर लेकर गया और वहाँ पर उसे अपने हाथों से सहलाने लगा। पंखुड़ी को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी उसे काफ़ी खरोच आई थी और अब उन सब पर प्रांस अपने हाथ से सहला रहा था। अपनी स्किन पर प्रांस के हाथ महसूस करते हुए पंखुड़ी का हाल अब और भी ज़्यादा खराब होने लगा था। अब तक वो प्रांस से हद से ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन अब जैसे उसकी नाराज़गी धरी की धरी रह गई। यही तो वो चाहती थी, प्रांस से बहुत सारा प्यार। और जिस तरह से प्रांस अब अपनी उंगलियों से उसे छू रहा था, वो काफ़ी हद तक सेड्यूस हो रही थी। लेकिन फिर अचानक ही उसे वो वीडियो याद आई जो अभी कुछ वक्त पहले ही उसने अपने फ़ोन पर देखी थी। वो एक बार फिर से बोली, आप यहाँ यहाँ मेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपको कॉफ़ी डेट पर नहीं जाना क्या? अचानक ही उसके मुंह से ये बात सुनते हुए प्रांस ने अब अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो तुम कॉफ़ी डेट के लिए। बट डोंट वरी, मुझे जब जहाँ जाना है मैं खुद ब खुद चला जाऊँगा, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम ज़रा ध्यान रखना, अगर इस रूम से बाहर भी गई तो टांगें तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ये बोलते हुए अब वो काफ़ी डोमिनेटिंग लग रहा था और अब अपनी बात कहकर वो वापस ऊपर की तरफ उठ चुका था। पंखुड़ी झट से बोली, खुद आप बेशक से कुछ भी करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोक नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। और कोई दूसरा अगर आपकी मर्जी के बिना कमरे से बाहर भी जाएगा तो आप उसकी टांगें तोड़ देंगे? प्रांस डेविल स्माइल के साथ बोला, यस तोड़ दूंगा, और अगर नहीं यकीन तो एक बार मुझे जाकर दिखाना। ये बोलकर अब वो वापस क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। प्रांस ने अपना टॉवेल लिया और वॉशरूम में चला गया। पंखुड़ी ने उसके जाने के बाद मुंह बनाया और बोली, जब आपको किसी की फिक्र नहीं है तो कोई आपकी फिक्र क्यों करे? जब आप किसी से नहीं डरते, सरेआम आप दूसरों को कॉफ़ी डेट पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ मुझे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर आप लोगों के पास जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? मैं तो हूँ ही गधी जो हमेशा आपके लिए रोती रहती हूँ, जबकि आपको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। तो अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी अपनी मर्जी करूँगी। मैं आपको नहीं रोक सकती तो आप भी मुझे नहीं रोक सकते हो। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और फिर बिस्तर से उठकर वापस उस सूटकेस की तरफ आई जो प्रांस ने दूर फेंक दिया था। उसने वो सूटकेस लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गई। अभी उसे खुद अपने बदन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो उस सूटकेस को लेके नीचे आ रही थी और इस वक्त किचन में जा रही थी। सृष्टि ने जब सीढ़ियों पर अजीब सी आवाज़ सुनी तो वो तुरंत आगे की तरफ आई। पंखुड़ी को देखकर वो हैरान रह गई। वो झट से बोली, ये क्या है पंखुड़ी, तुम कहाँ जा रही हो बच्चा? और ये सूटकेस? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि अब तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी। तुम इतनी जल्दी अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? अगर प्रांस ने तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ ना, मैं उसका इलाज करूँगी। पंखुड़ी ने उसकी तरफ देखते हुए अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, आपको उनका इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सासू माँ। जब खुद ही वो कुछ समझना नहीं चाहते तो आप भी उन्हें क्या ही समझाएंगी? जब वो खुद मुझसे प्यार नहीं करते तो आप ज़बरदस्ती उन्हें मुझसे प्यार कैसे करवा सकती हैं? मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगी, पर अब मैं उनके साथ भी नहीं रहूँगी सासू माँ। क्या आप मुझे कोई और रूम दे सकती हैं? प्रांस और पंखुड़ी को एक दूसरे के साथ रहते हुए देख सृष्टि को लगा था कि अब जल्द ही उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा।
अगर दोनों तकरार से ही सही एक दूसरे के पास रहेंगे तो दूरियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। लेकिन अब पंखुड़ी को अलग रहने की जिद करते हुए देख उसने तुरंत कहा, अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो तुम अलग रह सकती हो पंखुड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतीक्षा का रूम काफ़ी दिनों से बंद है, तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी उसे खुलवा कर रेडी करवाती हूँ। पंखुड़ी झट से बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूँगी, आप बस रूम खोल दीजिए। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने सर्वेंट की तरफ देखा तो वो तुरंत चाबियां लेकर प्रतीक्षा के रूम की तरफ बढ़ गई। पंखुड़ी प्रतीक्षा के रूम में आ चुकी थी और उधर प्रांस वॉशरूम से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहां से अब पंखुड़ी गायब थी, और फिर उसने उस तरफ देखा जहां पर उसने वो सूटकेस फेंका था और वहां से वो सूटकेस भी गायब था। अगले ही पल उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोला, मतलब तुम नहीं मानोगी, अगर तुम कहती हो कि मेरे अंदर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है तो तुम्हारे अंदर कौन सा एटीट्यूड नहीं है। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा एटीट्यूड वाली हो, इतना सब कुछ हो गया लेकिन अभी भी तुम्हें मेरे पास नहीं आना। इट्स ओके, दूसरों के साथ मुझे देखकर जल जाओगी लेकिन मेरे पास आकर मुझ पर अपना हक नहीं जताओगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें प्यार करूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकती? कब तुम समझोगी कि ये प्रांस राणा सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे अलावा उस पर किसी का कोई हक नहीं है रोज पीटल। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब इंटेंस हो गए थे। अगले ही पल उसका फ़ोन बजा। साइड टेबल के पास आकर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर रबीना का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से रबीना की आवाज़ आई, एक्चुअली मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए कॉल किया है मिस्टर राणा, आप कॉफ़ी डेट पर आएंगे ना? आप भी कहेंगे अजीब लड़की है जो बार बार कॉल करके पूछ रही है, कंफर्मेशन मांग रही है, लेकिन वो क्या है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रांस राणा मेरे साथ कॉफ़ी डेट पर चलने वाला है। उसकी बात पर प्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो कर लीजिए मिस रवीना, क्योंकि मैं सच में आपके साथ कॉफ़ी डेट पर जाने वाला हूँ। और सिर्फ कॉफ़ी डेट ही नहीं, आगे और भी हम दोनों के बीच बहुत कुछ होने वाला है। सो बेटर होगा आप अभी से ही चीज़ों पर यकीन करने की आदत डाल लीजिए। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर फ़ोन बेड पर फेंक दिया और अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए प्रांस बोला, तुम्हारी हरकतें तो सारी रिवा जिंदल की ही हैं, हो तो तुम रिवा ही, मुझे पूरा यकीन है। बस एक बार प्रूफ मिल जाए, इस बार प्रांस राणा के हाथों मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाल तो तुमने अच्छी चली है रिवा जिंदल, लेकिन शायद बचपन में तुमने वो कहावत नहीं सुनी, रंग में गिरने से लोमड़ी अपना कलर तो बदल सकती है लेकिन अपनी फितरत नहीं। तनिष्क और प्रतीक्षा के कारण जितना मैंने तुम्हें समझाया, जितना मैंने तुम्हें माफ़ किया, प्रांस राणा उतना तो किसी को मौका देता ही नहीं है। प्रांस राणा अपने गुनाहों का हिसाब खुद करता है, कोई पुलिस कोई कानून नहीं। लेकिन तुम्हें शायद पुलिस को सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच, रीवा जिंदल उर्फ रवीना ओबराय। ये बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। आज मैंने बहुत एफर्ट डालकर आप लोगों के लिए बोनस पार्ट बनाया है। आजकल हेल्थ भी कुछ सही नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों से किया प्रॉमिस कभी का पूरा कर चुकी होती। एक ही पार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बोनस पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आया है और मेरा एफर्ट आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।